मौसमी बदलाव है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। गर्मी बढ़ रही है, इतनी गर्मी यहाँ कभी नहीं पड़ी जितनी पिछले 3-4 सालों में पड़ रही है। रेन पैटर्न में बहुत चेंज आया है कि स्नोफॉल जो है वो कंपैरेटिवली कम हुआ है और कम होता जा रहा है। ये जो अर्ली समर्स हैं और जो लेट मानसून है उससे किसान तो बहुत परेशान है और इससे एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारे एप्पल प्रोडक्शन पे हो रहा है, उसका असर फ्लोरिकल्चर पे हो रहा है, उसका असर जो है वो हॉर्टिकल्चर पे हो रहा है। तो कन्वेंशनल जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उनमें हमें बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो सस्टेन नहीं हो पाएंगे। पानी की कमी से बहुत परेशान है। पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर नदियां तो होती नहीं है, ज्यादातर आपके पास जो पानी आता है वो ग्लेशियर के पिघलने से आता है। वो मौसम पे डिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर हिल स्टेशन है, वहाँ पे टूरिज्म आता है, लोग आते हैं घूमने। लेकिन अगर हिल स्टेशन में भी अगर गर्मी पड़ने लगे तो जाहिर सी बात है कि टूरिस्ट का आना जो वो कम होगा, क्योंकि तो पहाड़ों में कंस्ट्रक्शंस बहुत हो रहे हैं। आप देखेंगे मॉल का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है और रोड्स के ऊपर भी काम हो रहा है। जिस तरीके के प्लानिंग के साथ अभी हम लोग चल रहे हैं, ये प्लानिंग जो है इससे ज्यादा नुकसान होगा। पिछले सालों में देखा हुआ है कि मौसमी बीमारियां भी आती हैं। टेम्परेचर जब राइज करता है तो उसका असर जो है वो डबल होता है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी को ज्यादा टेम्परेचर में रहने की आदत नहीं है। बहुत सारे जो केसेस, चाहे वो इन्फ्लुएंजा के केसेस हो, चाहे वो हेपेटाइटिस के केसेस हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस के केसेस हो, और वाटर क्वालिटी दोनों के ऊपर फर्क पड़ रहा है। मतलब चेंजेस हैं वो यहाँ पे लोगों को करने चाहिए। तो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या बरसात का पानी पहाड़ों में रुकता नहीं है, सब पानी नीचे की तरफ चला जाता है। तो गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बना सकती है, और बट उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करना कहीं ना कहीं कम्युनिटी के हाथ में। हिमाचल प्रदेश में मौसमी बदलाव आजकल ना केवल किसानों को बल्कि आम आदमी को भी बहुत परेशान कर रहा है। आपको बता दें कि धर्मशाला जो हिल स्टेशन है वहां पे पिछले साल 2024 में अगर बात की जाए तो 10 साल के मुकाबले वहां पे अधिकतम हमें टेम्परेचर देखने को मिला था, और उसी के साथ साथ कई ऐसे भी मैदानी क्षेत्र हैं जहां पे हीट स्ट्रोक या कुछ ऐसे तापमान के बढ़ने से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों में बहुत सी आई थी। अभिवादन स्वीकार करें, मैं प्रेरणा शर्मा इस समय केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर प्रदीप नायर, और जो कि नव मीडिया विभाग के एचओडी भी हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि मौसम के जो बदलाव है उससे हमारे जो यहाँ पे हिल स्टेशंस हैं या जो हमारा यहाँ पे हिमाचल है वो किस तरह प्रभावित हो रहा है। तो सर पहले तो आपका स्वागत है, और आप प्लीज बताइए कि किस तरह से हमारा जो ये मौसमी बदलाव है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। देखिए, आप अगर पिछले 3-4 साल में आप देखें और तो धर्मशाला के मौसम में बहुत फर्क आया है। हालांकि बहुत सारे मौसम विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये फर्क लगभग अमूमन अगर आप देखेंगे भारत के सभी हिस्सों में देखने को मिलता है और मिल रहा है, और वो कहते हैं कि इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का बहुत बड़ा जो है एक रोल है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जिस तरीके की चेंजेस आई हैं उसकी वजह से भी जो है वो वेदर में चेंजेस आ रहा है। बट अगर आप हिमाचल पर्टिकुलरली अगर आप धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पर एक लोकल सिस्टम है, और उस लोकल वेदर सिस्टम जो है उसके अंदर भी बहुत फर्क आया है। जैसे आप देखेंगे गर्मी बढ़ रही है, इतनी गर्मी यहाँ कभी नहीं पड़ी जितनी पिछले 3-4 सालों में पड़ रही है। आप देखेंगे रेनफॉल जो है वो खासकर जो विंटर का जो रेन है, रेन पैटर्न में बहुत चेंज आया है, मानसून के पैटर्न में बहुत चेंज आया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्नोफॉल जो है वो कंपैरेटिवली कम हुआ है और कम होता जा रहा है। उसकी वजह से जो स्नो डिपॉजिट है वो कम हो रहा है, स्नो लाइन जो है वो डिप्लीट हो रही है, और इसका असर जो है वो लगभग आपको हर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो आपका ट्रेड एंड बिजनेस हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो टूरिज्म हो, उसका असर आपको सबके ऊपर देखने को मिलेगा। सर ये जो अर्ली समर्स हैं और जो लेट मानसून है उससे किसान तो बहुत परेशान है और इससे एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जब भी, क्योंकि हमारा जो कन्वेंशनल जो एग्रीकल्चर है वो ज्यादातर जो है वो वेदर बेस्ड है, और अगर वेदर पैटर्न में चेंज होता है तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो एग्रीकल्चर के आउटपुट के ऊपर पड़ता है। अभी ये पिछले 2-3 सालों से जिस तरीके से वेदर कंडीशंस में चेंज हो रहा है उसका असर जो है वो हमारे एप्पल प्रोडक्शन पे हो रहा है, उसका असर फ्लोरिकल्चर पे हो रहा है, उसका असर जो है वो हॉर्टिकल्चर पे हो रहा है। ऐसे में हमें अभी, क्योंकि बहुत जल्दी है ये बता पाना, क्योंकि ये चेंज अभी 3-4 साल से ज्यादा महसूस किए जा रहे हैं और अभी इसको थोड़ा और मतलब गहनता से देखने की जरूरत है। लेकिन अगर ये इसी तरीके से ये पैटर्न अगर सस्टेन करता है तो आप हमारे जो
कन्वेंशनल जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनमें हमें बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सस्टेन नहीं हो पाएंगे। सर, पिछले गत वर्षों में पानी की कमी से बहुत परेशान है। जैसे हिल स्टेशन है, वहां पे भी पानी की कमी बहुत देखने को मिल रही है। धर्मशाला में भी लोग बहुत परेशान है। तो क्या ये मौसमी बदलाव के कारण है जो ये हमें देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मौसम की वजह से है, क्योंकि ज्यादातर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर नदियां तो होती नहीं है। ज्यादातर आपके पास जो पानी आता है वो ग्लेशियर के पिघलने से आता है, वो स्नो डिपॉजिट के पिघलने से आता है। और अगर आपकी स्नो डिपॉजिट अगर कम होती है तो जाहिर सी बात है कि पानी की किल्लत जो है वो होगी, और हो रही है। और सिर्फ धर्मशाला में नहीं, अगर आप मनाली की बात करें, अगर आप शिमला की बात करें, या आप डलहौजी की बात करें, वहां पर भी ये देखने को आया है कि गर्मी जब बढ़ने लगती है या जब गर्मी का समय आता है तो पानी की जो है वो दिक्कत होती है। और उसके लिए भी आप कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए स्नो डिपॉजिट एक नेचुरल प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर तो आपका ह्यूमन इंटरवेंशन हो नहीं पाएगा। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे आप काम करने की जरूरत है, ताकि हम बरसात के पानी को हम इकट्ठा करने की कोई ऐसी एक हम जो है वो तरकीब निकालें, जिससे कि उस पानी का इस्तेमाल जो है बहुत सारे ऐसे कामों में जहां पर हम साफ पानी का इस्तेमाल करते हैं वहां पर हम उस बरसात के पानी से काम चला सकते हैं। उससे थोड़ी बहुत, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि समस्या 100% बिल्कुल जो है वो सॉल्व हो जाएगी, बट एक 15 से 20% हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश उस तरीके से कर सकते हैं। सर, जो हिमाचल है वहां पे जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो कहीं ना कहीं जो है मौसम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर हिल स्टेशंस हैं, वहां पे टूरिज्म आता है, लोग आते हैं घूमने, तो उनके लिए भी ये जो मौसमी बदलाव है ये काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो उस पर कुछ कहिए। नहीं, बिल्कुल असर कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ की जो इकोनॉमी है, जो पहाड़ों की इकोनॉमी है, वो बेसिकली टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी होती है। और यहाँ पर और ज्यादातर जो है वो टूरिस्ट हिल स्टेशन इसी वजह से आते हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में जब गर्मी बढ़ती है तो कंपेरेटिवली मैदानी इलाकों के यहाँ पर मौसम ठीक रहता है, तो बहुत सारे लोग जो है वो घूमने के लिए आते हैं। लेकिन अगर हिल स्टेशन में भी अगर गर्मी पड़ने लगे और अगर टेम्परेचर अगर जो है वो राइज करने लगे, तो जाहिर सी बात है कि टूरिस्ट का आना जो है वो कम होगा, तो कहीं ना कहीं उसका असर टूरिस्ट इनफ्लो पे होगा। देखिए, दो चीजें समझने की जरूरत है कि पहाड़ों में कंस्ट्रक्शंस बहुत हो रहे हैं। आप देखेंगे मॉल का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है और रोड्स के ऊपर भी काम हो रहा है, उसके अलावा बहुत सारे जो है वो बिल्डिंग्स के ऊपर भी काम हो रहा है। वहां पर हमें थोड़ा सा एक सेंसिबल अप्रोच की जरूरत है कि जो ये जो कंस्ट्रक्शंस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पहाड़ों में जो है वो डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सड़कों की वहां भी जरूरत है, और लोगों को लगता है कि नए बिजनेस और ट्रेड के लिए आपको शॉपिंग मॉल्स भी चाहिए, आपको जो है वो हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस भी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा एक इकोलॉजिकली सेंसिबल अप्रोच के साथ काम करने की जरूरत है। जिस तरीके के प्लानिंग के साथ अभी हम लोग चल रहे हैं, ये प्लानिंग जो है इससे ज्यादा नुकसान होगा, और इसको थोड़ा सेंसिबल करने की जरूरत है हमें। सर, तो जैसे मौसमी बदलाव होता है तो हमने पिछले सालों में देखा हुआ है कि मौसमी बीमारियां भी आती हैं, परंतु इस बार जो मौसमी बदलाव हो रहा है वो अधिकतम गर्मी के साथ आ रहा है, जिस वजह से लोगों को हीट स्ट्रोक जैसे या हीट रिलेटेड जैसे स्किन डैमेज, सनबर्न जैसी ज्यादातर बीमारियां हो रही हैं। तो उसके बारे में देखिए, ये एक तो ये है कि ये हाई एल्टीट्यूड पर है ज्यादातर। जो अगर आप धर्मशाला को भी देखें तो वो भी एक हाई एल्टीट्यूड पर है, और हाई एल्टीट्यूड पे आपके सनरेज जो है बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं। और वहां पर अगर टेम्परेचर जब राइज करता है तो उसका असर जो है वो डबल होता है। मैदान में क्या है कि टेम्परेचर राइज करने पर क्या होगा, लू का कॉन्सेप्ट है, हीट स्ट्रोक का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहां पर स्किन के ऊपर उसका असर उतना नहीं पड़ता। यहां पर क्या है, क्योंकि सनरेज बहुत ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट रहता है, तो यहां पर स्किन के डिजीजेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उसके अलावा भी क्योंकि यहां पर कम्युनिटी को ज्यादा टेम्परेचर में रहने की आदत नहीं है, तो एकदम से जब टेम्परेचर में चेंज आता है तो उस टेम्परेचर के हिसाब से उनकी बॉडी जो है वो बिहेव नहीं कर पाती, या बॉडी उस टेम्परेचर के चेंज को, उस वेदर चेंज को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो बहुत तरीके की रेस्पिरेटरी, आप देखेंगे हिमाचल में कभी भी इतने रेस्पिरेटरी डिजीजेस नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। और बहुत सारे जो है आप देखेंगे बहुत सारे जो केसेस, चाहे वो इन्फ्लुएंजा के केसेस हो, चाहे वो हेपेटाइटिस के केसेस हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस के केसेस हो, वो केसेस की बहुत बड़ी वजह यह है कि एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी दोनों के ऊपर फर्क पड़ रहा है।
सर, अकॉर्डिंग टू यू जो अभी आने वाला समय है उसमें जो ये अर्ली स्टेजेस आ रही हैं हमारे मौसम की, मौसमी बदलाव की, तो उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, उसका प्रभाव एक तो आपके एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि आपका जो क्रॉप पैटर्न है, जो वो उस पैटर्न को आपको कहीं ना कहीं उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर साइंटिस्टों को देखना पड़ेगा कि आप जो है वो क्रॉप के जो है वो नए वेराइटीज क्या, उसके ऊपर क्या काम करें, या क्रॉप के पैटर्न में आप क्या चेंजेस लेकर आए। इसका असर जो है वो ट्रेड एंड बिजनेस पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका टूरिस्ट जो है वो जो इनफ्लो है वो कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर असर पड़ेगा। आम आदमी के हेल्थ के ऊपर उसका बहुत असर पड़ता है। तो इसको मुझे एक लार्जर स्केल पे देखे जाने की जरूरत है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पर कम्युनिटी को मोबिलाइज करने की जरूरत है कि लोग थोड़ा जो है वो ये जो डेवलपमेंट, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, या वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हो, या इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हो, चाहे वो टाउन प्लानिंग हो, वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी का होना बहुत जरूरी है। सर, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल को भी इसके लिए वो होना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है कि नेशनल लेवल या हम लोकल लेवल की भी बात कर रहे हैं धर्मशाला में, तो किस तरह की जो मतलब चेंजेस हैं वो यहाँ पे लोगों को करने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहला जो चेंज है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत इकोलॉजिकल उसको देख के किया जाए। बहुत ज्यादा जो है वो ग्रीन कवर को आप डिस्टर्ब ना करें, या आप जो है वो प्लांटेशन ड्राइव को बहुत प्रॉपर तरीके से, ताकि उस ग्रीन कवर की जो डिप्लीशन है उसको आप बैलेंस कर सके। दूसरा जो है मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर कम से कम 2 प्रोविजन होना बहुत जरूरी है। एक तो कि रूफ के ऊपर जो सोलर पैनल्स का, ताकि आपकी जो है वो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो डिपेंडेंसी हो वो थोड़ी सी कम हो। प्लस दूसरा चीज जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या, बरसात का पानी पहाड़ों में रुकता नहीं है, सब पानी नीचे की तरफ चला जाता है। तो कहीं ना कहीं पर हमें जो है वो बरसाती जो पानी है उसको रोकने का भी हमें इंतजाम करना चाहिए। साथ ही साथ हमारी बहुत सारी जो है ऐसे वाटर बॉडीज हैं जो लगभग जो है वो सूखने के कगार पर है या सूख चुके हैं, उनको रिचार्ज करने की भी जरूरत है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर भी जो है वो थोड़ा काम जो है करने की जरूरत है। अगर हम इन चीजों पर काम करें तो हम काफी हद तक जो है इस बदलाव को लेकर अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर प्रदीप नायर ने हम सबको बहुत सी बातें हमें बता दी हैं, और सर जाते जाते आप कुछ हमारे लोगों को बताना चाहेंगे कि कैसे वो इस मौसमी बदलाव से बच सकते हैं, या आने वाले समय में जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है वो कैसे इस बदलाव से थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं पर जो है गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बना सकती है, बट उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना और एग्जीक्यूट करना कहीं ना कहीं कम्युनिटी के हाथ में। मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको, जैसे मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो जिसपे स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। हमें कहीं ना कहीं जो कन्वेंशनल जो हमारे जो एनर्जी के सोर्सेस हैं उनसे हमें जो है वो सोलर एनर्जी या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ पंचायतों का काम है कि वो अपने वाटर बॉडीज की साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखें, और जो भी वाटर बॉडीज जो है जहां पर भी गुंजाइश है वहां पर उनको रिचार्ज करने का काम जो है वो करें। साथ ही साथ जो है वो कम्युनिटी लेवल पर भी मुझे लगता है कि अगर हम थोड़े से अगर सपोज करें कोई कॉलेज की बिल्डिंग है या कोई गवर्नमेंट ऑफिस है या किसी का घर भी अगर थोड़ा सा थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ठीक ठाक है, तो वहां पर जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो जरूर हमें जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय के लिए अगर हमें अपने आप को तैयार, क्योंकि ये जो मौसम के बदलाव है ये आने वाले दिनों में आपको और भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि टेम्परेचर में और भी जो है वो टेम्परेचर राइज करे, या हो सकता है कि स्नो का डिप्लीशन भी ज्यादा हो, स्नोफॉल भी कम हो, या रेन के पैटर्न में भी चेंज हो। तो उसके लिए कहीं ना कहीं पर हम सबको जो है वो तैयार होने की जरूरत है। और बहुत सारी ऐसी चीजें कम्युनिटी लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को काफी हद तक जो इसके लिए तैयार कर सकते, तैयार रख सकते हैं। ये हो सकता है अगर हम एक संयुक्त प्रयास करें, एक कम्युनिटी को कहीं ना कहीं पर इस पूरे प्रोसेस में एंगेज किए जाने की जरूरत है। तो जैसे कि डॉक्टर प्रदीप नायर ने बताया कि हमारी जो कम्युनिटी है उसको इसके लिए अवेयर रहने की और इसके लिए एंगेज रहने की जरूरत है। तो प्लीज आप सभी इसके लिए एंगेज रहिएगा, अवेयर रहिएगा, और अपने रिसोर्सेज को जितना हो सके उतना कम यूज कीजिए कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी हम कुछ बचा सके। धन्यवाद।
कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।